जय हिंद दोस्तों, आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी ये पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जाने वाली वेव का इक्वेशन हमने लिखा था y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई कभी कभी लिखा नहीं होगा, मतलब इनिशियल फेज एंगल ज़ीरो लिया है। ठीक है, उसकी चिंता नहीं करेंगे। ये इक्वेशन हमने देखा था, ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जाने वाली वेव थी। कैसे पहचाना था? यहाँ पे t और k का साइन जो है एक प्लस है एक माइनस है, अपोजिट साइन है। और यहाँ पे x के टर्म में आंसर आया है, मतलब वेव इज़ मूविंग अलोंग x एक्सिस। यहाँ पे निगेटिव y एक्सिस के अलोंग जाने वाली वेव हमें ढूंढनी है, मतलब यहाँ पे k का कोएफिशिएंट मतलब y आना चाहिए और यहाँ पे x आना चाहिए। ये तो क्लियर है, जब अलोंग x जाती थी तो इधर y था इधर x था। ठीक है, तो जब वेव नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन होगा, तो एक्स के फॉर्म में आंसर आएगा। तो ए और बी में से एक सही हो सकता है, सी और डी तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, इसका मतलब है पॉजिटिव का डायरेक्शन में जाती है, तब कंडीशन क्या होती है? ये ओमेगा और के अपोजिट साइन के होते हैं। निगेटिव डायरेक्शन के लिए सेम साइन होना ज़रूरी है। हमने फर्स्ट में देखा कि यहाँ पे निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जाने वाली ये आंसर नहीं होगा, आंसर बी हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे टी का साइन और के का साइन दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव है। तो हैंस यहाँ पे निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग जाने वाली वेव का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं, लिख लो इसे जल्दी से। चलायचं मित्रांनो, पुढे आगे बढ़े। यस सर। चला मग घ्या एक एक्झाम्पल. अ वेव is represented by x is equals to 4 cos 8t minus y by 2, where x and y are in meter and t in second. पूर्ण विराम. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ध्यान देना बच्चों, इधर उधर भटको मत, ऑफ द वेव इन मीटर पर सेकेंड ईच. पहला ऑप्शन 4/π, दूसरा ऑप्शन 8/π, तीसरा ऑप्शन 2/π, चौथा ऑप्शन π/4. पूछा गया है फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो कितनी है, ये इक्वेशन लो, ऐसा बोला है. ऑप्शन ए सर 4/π. ऑप्शन ए 4/π. ओके, क्या करना पड़ेगा? क्या पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत है या कंपेयर करेंगे? तो कंपेयर करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा. चलो तो फिर कंपेयर करते हैं बिना समय गवाए. हमें इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल्स टू 4 cos 8t माइनस वाई बाई 2. अगर ये वेव का एक हम जनरल इक्वेशन बनाए तो वो कैसे दिखेगा? तो वो ऐसे दिखेगा, x इज इक्वल्स टू a cos है, तो cos लिखो, साइन होता तो साइन लिखते. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ये t का क्या होता है? कोएफिशिएंट ओमेगा होता है, तो ये होगा ओमेगा t माइनस के एक्स. इस प्रकार का ये इक्वेशन होगा. सही है नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमें पूछा जो है वही चीज़ निकाल लेते. यहाँ पे अगर कोई एम्पलीट्यूड पूछता तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 4 होता. ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई k पूछता तो मुझे कोई बताए k क्या आएगा? यहाँ पे y लिखना चाहिए, दिस शुड बी y. ओके, मैं यहाँ पे करेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा -1/2. ठीक है, यहाँ पे ओमेगा कितना आएगा? मतलब t का कोएफिशिएंट दैट इज 8 हियर. हमें यहाँ से अभी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, कंपेयर किए तो एम्पलीट्यूड भी मिल गया आपसे 4.
ओके, तो K 1/2 आएगा ना, क्या आएगा? K की वैल्यू 1/2 आएगी ना। यस, 1/2, के की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2, राइट, वो निगेटिव निगेटिव है वहाँ पे, राइट। यहाँ से हमें पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है 2πf, सो 8 इज इक्वल्स टू 2πf। फ्रीक्वेंसी कितना आ गई फिर, कितना आ गई फ्रीक्वेंसी, 8/2π विच इज 4/5। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ऑप्शन ए, ठीक है। सादिका, रेणुका, समझ में आया क्या? ऐसे सवाल मुझे लगता सादिका ने पूछा था, सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व नहीं, कंपेयर करेंगे यहाँ पे, जब तक टी की वैल्यू गिवन नहीं है और एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। जब टी और वाई की वैल्यू गिवन होगी तब ये पूरा फंक्शन सॉल्व होकर फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन बनाया, उन्होंने पूछ लिया फ्रीक्वेंसी कितनी, हमने बताया ऑप्शन ए आया, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, समजलं ना हा क्वेश्चन मित्रांनो? यस नो, काही रिप्लाय नाही आला मला। हाँ सर, यस सर। ओके, सो एक एग्जांपल है, अ ट्रैवलिंग वेव in a string is represented by y is equals to 3 sin ब्रैकेट में π/2 t माइनस π/4 x, फुल स्टॉप है वहाँ पे। द फेज डिफरेंस between two particles separated by a distance 4 centimeter is, ब्रैकेट में गिवन है, टेक x and y in centimeter and t in second। चार ऑप्शंस भी दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है π/2 रेडियन, दूसरा ऑप्शन दिया है π/4 रेडियन, तीसरा ऑप्शन दिया है पाई रेडियन, फोर्थ ऑप्शन हमें गिवन है यहाँ पे 0। फेज डिफरेंस हमें पूछा, इनिशियल फेज नहीं, फेज डिफरेंस पूछा। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है हमें, y इज इक्वल्स टू 3 साइन π/2 t माइनस π/4 x, ठीक है। दो पोजीशंस लिए गई हैं, दो पार्टिकल है जो 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस उन दोनों के बीच में। ये वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलने वाली है ना, ऐसी चलने वाली वेव है ये, राइट। दोनों का साइन अपोजिट है, एक्स यहाँ पे है, मतलब ये टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स चल रही, ठीक है। दो पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ पे दिया 4 सेंटीमीटर, तो एक पार्टिकल यहाँ मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू 0 पे, दूसरा पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा x इज इक्वल्स टू 4 पे। इनके बीच का फेज डिफरेंस हमें पूछा है, ठीक है। फेज डिफरेंस समझते हो ना, कि मतलब एक पार्टिकल अगर x इज इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे, तो दूसरा x इज इक्वल्स टू 4 पे, ऊपर है, यहाँ पे है, नीचे है, कहाँ पे है, तो वो फेज डिफरेंस एंगल के टर्म में हम बताते हैं, ठीक है। इक्वेशन से निकालेंगे कैसे, एक बार क्या करो तुम लोग सॉल्व करने वाले उसे, x इज इक्वल्स टू 0 पुट करो और यही इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पुट कर देना, और ये जो साइन के अंदर ये टर्म आ रही है सब्ट्रैक्ट करो, फिर हमें फेज डिफरेंस मिलेगा। चलो लेट्स सी कौन कर पाता है।
बोलो x इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो इक्वेशन कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा कि देखो एक बार y इज इक्वल्स टू 3 साइन पाई बाई 2 टी की वैल्यू नहीं पुट कर सकते क्योंकि वो टाइम नहीं पता है, हम ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। माइनस यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, और जब हम x इज इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा? 3 साइन पाई बाई 2 टी माइनस पाई बाई 4 इंटू 4, ये 4 और 4 कट हो जाएगा। दिस इक्वेशन सिंप्लीफाई करोगे 3 साइन पाई बाई 2 टी माइनस पाई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? इसको y1 इसको y2, सो फेज डिफरेंस क्या बचेगा? ये अगर phi1 है, ये अगर phi2 है, सो यहाँ पे हम करते हैं phi1 माइनस phi2 पाई, ठीक है। phi2 माइनस phi1 भी कर सकते हो, फेज डिफरेंस पाई आएगा, माइनस पाई भी आएगा तो हम पाई ही कहते हैं उसको। फेज डिफरेंस कितना है? पाई, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी हमने डील कर लिया, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन हम डीपीपी के अंदर डाल देंगे। जो टॉपिक यहाँ तक हमने पढ़ा है, हम कुछ आगे पढ़ते हैं, ठीक है। हम कुछ आगे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अभी वेव स्पीड। दो प्रकार की वेव स्पीड की हम बात करेंगे, ठीक है। एक टेबल फॉर्म में इसे पढ़ते हैं, लेट मी ड्रॉ दैट टेबल। आगे पढ़ रहे हैं बेटा, अभी ध्यान दो, यहाँ पे वेव स्पीड की बात कर रही है। वेव स्पीड के ऑलरेडी हमें दो फॉर्मूला पता है, एक होता है v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा, और दूसरा हमने लिखा था ओमेगा बाई के, ठीक है। दो मेजर सिचुएशन जो हमारे सिलेबस में हम डील करते हैं, वो वेव स्पीड जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी, और मीडियम चेंज होगा तो वेव की स्पीड भी चेंज होती है, वेव की रफ्तार भी चेंज होगी। पानी में कुछ अलग होगी, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, हर जगह वेव की स्पीड अलग होगी। तो कुछ वेव स्पीड के दो प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं। वेव स्पीड हम ट्रीट करेंगे फॉर वेव ऑन ए स्ट्रिंग, एक सिचुएशन हम देखेंगे वेव ऑन ए स्ट्रिंग, और दूसरी साउंड वेव, ठीक है। मतलब एक ट्रांसवर्स वेव है, दिस इज ट्रांसवर्स वेव, एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। वेव ऑन ए स्ट्रिंग हमने देखा था ना, इमेजिन करो यहाँ से हमने एक पल्स क्रिएट किया तो ये रस्सी ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रही है। साउंड वेव स्पीकर लगा दिया, कंप्रेशन रेयरफैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों सिचुएशन में हमें वेव स्पीड के कुछ फॉर्मूलेज मिलेंगे, ठीक है। उसके ऊपर से फिर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं वेव स्ट्रिंग के अंदर। वेव स्पीड फॉर अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग का कुछ फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला पहले बस हम समझ लेंगे कहाँ से आया, वो गौण बात होगी। वो आता है अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। ये देखेंगे व्हाट इज टी। टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब अगर एक रस्सी है या स्ट्रिंग है, उसके अंदर ये जो वेव की स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? टेंशन टी के ऊपर। जितना ज़्यादा टेंशन होगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी वेव की, ठीक है। और ये म्यू क्या है यहाँ पे? इसको कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, इसको कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। मतलब क्या है? इट इज़ नथिंग बट अ क्वांटिटी हैज़ मास अपॉन लेंथ। इसका फॉर्मूला क्या है? लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास अपॉन लेंथ, ठीक है। कहीं सुना होगा हमने पहले ये वर्ड, हमने सेंटर ऑफ मास या सिस्टम ऑफ पार्टिकल के आसपास ये वर्ड सुना था, लीनियर मास डेंसिटी, सिग्मा, लैम्डा। यहाँ पे हमने म्यू साइन यूज़ किया उसके लिए। लैम्डा सर जनरली यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे लैम्डा वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो कोलाइड नहीं हो जाए दो सिंबल, इसलिए यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी को म्यू से बताया गया है, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अच्छा, ओके। अभी यहाँ पे इसका एक दूसरा फॉर्म भी आता है, ठीक है। फॉर्मूला ही निकाल रहे बेसिकली हमने वेव स्पीड का फॉर अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। एक आया अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, टी इज अ टेंशन, म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी, ओके। एक स्ट्रिंग यहाँ पे निकालूँ क्या? दिस इज स्ट्रिंग, थोड़ी बड़ी निकाल रहा हूँ ये स्ट्रिंग। जितना ज़्यादा टेंशन होगा यहाँ से उसको झटका देंगे तो वेव क्रिएट हो जाएगी इसके अंदर। ये वाली बात चल रही है, दैट इज़ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। या गिटार की स्ट्रिंग तुम प्लग कर रहे हो तो दैट इज़ प्रोड्यूसिंग सम वेव, उसको भी हम एज अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग
ट्रीट कर सकते हैं। विजुअलाइज होना ज़रूरी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं म्यू को कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। म्यू को हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं एक टर्म यहाँ पे बता देता हूँ कि मान लो कि ये जो स्ट्रिंग है हमारी, इस स्ट्रिंग की लेंथ है L, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है L, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है S, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया A बोलते हैं जनरली, ये टॉपिक में हम S से कहेंगे क्योंकि A सिंबल ऑलरेडी एम्पलीट्यूड ने ऑक्यूपाई किया है, तो हम खुद ही कंफ्यूज ना हो जाए कि एम्पलीट्यूड है A या क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने यहाँ पे बता दिया S से, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। सर अभी क्या करेंगे, तुम लोगों को रो पता है क्या, व्हाट इज रो? डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या तुमने कभी वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखते हुए सुना है क्या? यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया S इंटू लेंथ L, वॉल्यूम को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, तो वो हमें वॉल्यूम देगा, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे एक टर्म हमें दिखाई पड़ी, ये M/L, क्या मैं इसको म्यू लिख सकता हूँ क्या? तो रो इज इक्वल्स टू M/L, नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ, उसको हम म्यू लिख देते हैं अभी। तो ये हो गया म्यू अपॉन S, और यहाँ से म्यू का एक सब्स्टिट्यूशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट स्ट्रिंग इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते तो हमें और एक फॉर्मूला मिल जाएगा, वो होगा V इज इक्वल्स टू, आई विल राइट इट इन वाइट कलर, V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T अपॉन रो इंटू S। दो फॉर्मूला हमें मिले वेव स्पीड के। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था कि हमें ये फॉर्मूला मिले हैं, और आज के लेक्चर में हम और कुछ वेव स्पीड के फॉर्मूला देखने वाले हैं। देखा हमने वेव ऑन अ स्ट्रिंग। साउंड वेव की जब हम बात करेंगे तो लगभग ऐसे कुछ और फॉर्मूले मिलेंगे साउंड वेव के लिए, ठीक है। वेव अभी कौन से टाइप की है, ये है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। यहाँ पे हम जब वेव स्पीड की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट साउंड वेव, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिलेगा B अपॉन रो। B क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट बल्क मॉड्यूलस। ये कहाँ से आ गया, बल्क मॉड्यूलस तो इलास्टिसिटी में था, यस। इलास्टिक मीडियम के अंदर ही तो साउंड चलती है ना, एयर के पार्टिकल इलास्टिक होते। थोड़ी सी बात समझो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बात नहीं बता रहा हूँ। ये मीडियम है हमारा, यहाँ पे कोई स्पीकर बज रहा है, ठीक है। ये पार्टिकल आगे पीछे ऑसिलेट करेंगे, ऑसिलेट करके जब स्पीकर बंद कर देंगे तो ये पार्टिकल अपने पोजीशन में रिस्टोर होके वापस लौट जाएंगे, मतलब उनके पास इलास्टिसिटी की कुछ ताकत है। तो यस, वी कैन रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस, यस। नीचे डेंसिटी है, ये किसकी डेंसिटी होगी, रस्सी की डेंसिटी होगी क्या? नहीं, वो मीडियम के अंदर जो भी पार्टिकल है उनकी डेंसिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टर्म आई है, ये जो टर्म आई है बल्क मॉड्यूलस, वो इलास्टिसिटी से टर्म आई है। दिस टर्म इज नथिंग बट फ्रॉम इलास्टिसिटी से टर्म आई है, और डेंसिटी यहाँ पे इनर्शिया के टर्म में रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। बस बैक ऑफ द माइंड में ये दो वर्ड भी याद रखना, बल्क मॉड्यूलस इट इज कमिंग फ्रॉम इलास्टिसिटी, डेंसिटी की बात कर रहे हैं मतलब उसकी इनर्शिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो डेंसिटी कम ज़्यादा होने से स्पीड की रफ्तार भी कम ज़्यादा होगी, इसलिए इसको इनर्शिया कहा है, ठीक है। ऑल राइट, अभी साउंड की रफ्तार मेजर की गई है, कितनी होती है साउंड की रफ्तार? एयर में कितनी लेते हैं हम? 330, 318, 320, 330, 328, 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये किसने मेजर की होगी? किसी साइंटिस्ट ने मेजर की ना, न्यूटन साहब आए, न्यूटन ने कहा ये। न्यूटन ने कहा कुछ गलत चीज़, वो गलत चीज़ पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन ने एक फार्मूला दिया और रिसर्च किया, ठीक है। उसने कंसिडर किया कि जो साउंड चलती है उसके चलने की जो प्रोसेस है, अभी साउंड किसी मीडियम के अंदर चलेगी, लेट्स से एयर के अंदर, एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, और टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, ये भी सभी पैरामीटर्स लेके उन्होंने स्टडी की। और फिर न्यूटन ने कहा, न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि ये जो साउंड वेव है उसके लिए मुझे आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर करनी पड़ेगी। कंसिडरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस
speed of sound can be calculated by using this formula under root of p by rho, अंडर रूट ऑफ p बाय रो। ठीक है, लेकिन ये गलत था। आइसोथर्मल प्रोसेस से जो न्यूटन ने बताई थी, जो स्पीड है पार्टिकल की, साउंड वेव की जो स्पीड है वो है अंडर रूट ऑफ p बाय रो, विच इज़ नॉट करेक्ट। इनको करेक्ट किया लैप्लास ने। लैप्लास साइंटिस्ट थे, मैथ्स के अंदर इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, उनके कंट्रीब्यूशन की चर्चा नहीं करनी हमें उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया वो हमने देखा। फिर हमने नीचे लिखा लैप्लास करेक्शन। न्यूटन के फॉर्मूला में इन्होंने करेक्शन किया। क्या करेक्शन किया? इन्होंने बोला कि जो न्यूटन ने कंसिडर किया है साउंड वेव का स्पीड फाइंड आउट करने के लिए, जो फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने जो कंडीशन कंसिडर की है आइसोथर्मल प्रोसेस, वो गलत है। एक्चुअली एडियाबैटिक प्रोसेस उन्होंने कंसिडर करनी चाहिए थी टू कैलकुलेट दी वेव स्पीड। एंड करेक्ट फॉर्मूला उन्होंने करेक्ट फॉर्मूला हमें बताया विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गैमा p अपॉन रो। दिस वॉज द करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अभी यहाँ पे तुम देखोगे सर ऊपर तो b था, b का ये p कैसे हो गया? बल्क मॉडुलस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, बल्क मॉडुलस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हमने देखा था, वो इक्वल टू प्रेशर के बराबर आता था। ठीक है, लैप्लास ने कहा कि ये प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, तो बल्क मॉडुलस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस आता है गैमा टाइम्स ऑफ p। तो इन्होंने कोर फॉर्मूला ही यूज़ किया, बस b के जगह पे न्यूटन ने p रख दिया क्योंकि उसने आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर की थी, और बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज नथिंग बट इक्वल टू प्रेशर। लैप्लास आए, लैप्लास ने कहा न्यूटन भाई साहब आप गलत कह रहे हो। एक्चुअली में ये जो बल्क मॉडुलस है, वो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू वेव चलती है, साउंड वेव चलती, वो है एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस का बल्क मॉडुलस होता है गैमा इंटू पी। तो ये फॉर्मूला हमें लैप्लास ने बताया। ठीक है, तो दिस वाज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। इसका दूसरा फॉर्म होता है ये पी विज इक्वल्स, ये थेरोटिकल है, एक्चुअली में थोड़ा वेरिएशन आता है। जो कुछ यहाँ पे ये फॉर्मूला है एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होती ना, थेरोटिकली इन्होंने आंसर पुटअप किया है। ओके, सो दूसरा फॉर्मूला जो लैप्लास करेक्शन के अंदर गैमा p बाय रो अंडर रूट में है, उसको हम लिखेंगे गैमा r t अपॉन m। तो ये दो फॉर्मूले बच्चों हम याद रखेंगे जब कभी भी हमें साउंड वेव की रफ्तार फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दिस टू फॉर्मूला विल हेल्प, और यहाँ से ये दो फॉर्मूला हमें हेल्प करेंगे अगर वेव ऑन अ स्ट्रिंग की हम बात करेंगे तो। ठीक है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाले फॉर्मूला के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, इसके ऊपर भी करेंगे आगे। पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ी क्लैरिटी लाते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया। क्वेश्चन कैसा है? हाउ वुड स्पीड ऑफ साउंड चेंज if p is made 4p and keeping temperature constant। ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ें समझने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे बोला है कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी चेंज होगी, कैसे चेंज होगी अगर हम वो जो मीडियम है उसका प्रेशर p से 4p कर देंगे और टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला जस्ट हमने पढ़ा, लैप्लास का ही फॉर्मूला लेना, न्यूटन का नहीं लेने का। लैप्लास ने बोला गैमा p अपॉन रो, गैमा एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है, या दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पे गैमा r t अपॉन m। ठीक है, तो पहला वाला फॉर्मूला में हम देखेंगे तो प्रेशर p मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर p कितना कर दे रहे हैं, ये 4p हो रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो p को हम 4p लिख देंगे, तो रूट के अंदर से बाहर से ये 2 आ जाएगा, डबल हो जाएगी। प्रेशर 4 टाइम्स कर दिया तो गलत होगा ये, क्योंकि सुनो बात को, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। देखो यार, पिस्टन है,
यहाँ पे प्रेशर P है, डेंसिटी रो है, ठीक है। तुमने इसको दबाया, प्रेशर कर दिया 4P, डेंसिटी भी 4 टाइम्स यहाँ पे बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने से कुछ इतना अंतर नहीं गिरता है। प्रेशर अगर हम बढ़ा भी देते हैं तो स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे v विल नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि एज प्रेशर इंक्रीजेस डेंसिटी also increases linearly, ठीक है। जितनी प्रेशर बढ़ेगी उतनी ही डेंसिटी बढ़ेगी। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कब चेंज होगी? जब टेम्परेचर चेंज होगा। ये वाला देखो, ठीक है। तो सेकेंड नोट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, NOT नोट, पहली नोट लिखेंगे। ऊपर का तो ये एक्सप्लेनेशन था इस क्वेश्चन का, ठीक है। हम यहाँ पे कह सकते हैं V इज इक्वल्स टू ρRT अपॉन M वाला फॉर्मूला हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर बाकी की चीज़ें मोलर मास, गामा R कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में भी देखा था, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। यहाँ पे इसको कमेंट लिखते हैं। सर कितने कमेंट लिखोगे? बहुत कमेंट लिखे, ठीक है। यहाँ से हमने कहा स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी नहीं, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ मीडियम, नॉट ओनली टेम्परेचर ऑफ मीडियम, और भी फैक्टर्स है। यहाँ से एक फैक्टर निकल के आया टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर। क्या वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा? नहीं, ठीक है। और एक पैरामीटर है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। ह्यूमिडिटी मतलब जहाँ पे वाटर कंटेंट पानी के अंदर ज़्यादा हो, तो उस एयर को हम कहते हैं ह्यूमिड एयर, ठीक है। कभी भी बंद कमरे में कूलर लगा देना, वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा, ऐसा डैम्प सा महसूस होगा तुम्हें, ठीक है। इसलिए हम जब भी कूलर लगाते हैं, जिसके पास कूलर हो वो समझ सकता है कि वेंटिलेटेड हवा रखते हैं, ठीक है। तो ताकि कूलर अच्छा ठंडा करे हवा को। यहाँ पे दो प्रकार की एयर है। अगर मैं लेता हूँ ड्राई एयर जिसमें वाटर कंटेंट कम होता है, और एक होती है ह्यूमिड एयर, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है, मैं पहले नीचे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, इसको हम नीचे कर देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड का हमने ρRT/m वाला फॉर्मूला देखा, वेयर दिस m इज नथिंग बट मोलार मास, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। अगर ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर में हम चेक करें स्पीड ऑफ साउंड, तो मोलार मास देखा गया ड्राई एयर का ज़्यादा होता है कंपेयर टू मोलार मास ऑफ ह्यूमिड एयर। ये तुम लोगों का आज का होमवर्क होगा, क्यों ऐसा होता है सर्च करके लाना। केमिस्ट्री में तुम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, ये चीज़ों का भी एक सॉल्यूशन निकाल के लाना, ठीक है। यहाँ पे अभी के डिस्कशन के लिए इतना मेरे साथ उठा लो, ड्राई एयर का मोलार मास ज़्यादा होता है कंपेयर टू ह्यूमिड एयर, ठीक है। ह्यूमिड एयर मतलब वाटर कंटेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, H2O। ड्राई एयर मतलब ऑक्सीजन O2, हवा के अंदर क्या होगा? N2 होगा। तो इनका मोलार मास कंपेयर करोगे तो ड्राई एयर का ज़्यादा आता है, ठीक है। सर आप ही ने बता दिया, ओके। अभी कंपेयर करते हैं वेलोसिटी इन ड्राई एयर, अगर टेम्परेचर सेम है, और ह्यूमिड एयर अगर टेम्परेचर सेम रखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। तो किसके अंदर वेलोसिटी ज़्यादा होगी साउंड की, ड्राई एयर के अंदर या ह्यूमिड एयर के अंदर? तो जिसका मोलार मास ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है। यहाँ पे मोलार मास ड्राई एयर का ज़्यादा है तो वो मीडियम में वेलोसिटी कम होगी। ये एक कंक्लूड है,
यहाँ से एक कमेंट करते हैं, दैट्स द सेकेंड कमेंट, स्पीड ऑफ साउंड also depends on humidity, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मोलर मास और टेम्परेचर तो है ही, उसके अलावा जो फॉर्मूला में नहीं दिख रहा है उसके अलावा कौन से दो फैक्टर हमें निकाले, वो ये है, स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी, और जो फॉर्मूला में दिख रहा था उसके ऊपर तो वो डिपेंड नहीं कर रहा है, प्रेशर के ऊपर, क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है। ऑल राइट, कल के लेक्चर में हमने तो अभी बात की ये वाले पोर्शन की, ठीक है। कल के लेक्चर में वेव ऑन स्ट्रिंग वाले पोर्शन की हम बात करेंगे, और फिर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इंटरफेरेंस ऑफ 2 वेव्स एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी वेव, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही काफ़ी रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।